जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट का ये खोटा टेस्ट नंबर 3 होगा। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। डेली की तरह आज भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। भले ये क्वेश्चन का संख्या 30 होगा, लेकिन यहाँ से आप और भी बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी देरी के। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल पूछा गया है कि वर्ण के व्यवस्थित समूह के की कहल जाए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है व्युत्पत्ति या ऐतिहासिक नजरे संज्ञा के कई गो भेद हव है। व्युत्पत्ति या इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूढ़, फिर है यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, यहां से सवाल जो वो पूछा जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार से अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाचक संज्ञा और गोठवाचक संज्ञा। ये 5 भेद आप लोग पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद। अगले सवाल पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। सवाल है एकर में कौन सर्वनाम नाय लागे। इसमें से कौन सा जो वो सर्वनाम नहीं है? हाम ये सर्वनाम का भेद है। बोलेंगे हाँ, ये बिल्कुल पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तोय ये भी है, ऊ ये भी है। अब देखिए यहाँ पे हाम, तोय, ऊ ये तीनों जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर हम लोग बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम लोग चर्चा करें, तो यहाँ पे भी फिर आप लोग पढ़ते हैं एक भेद। इसमें भी फिर 3 भेद पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप उत्तम पुरुष, दूसरा पढ़ते हैं आप मध्यम पुरुष और तीसरा पढ़ते हैं आप अन्य पुरुष। ये तीनों भेद पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में आप पढ़ते हैं हाम या हामिन, मध्यम पुरुष में आप पढ़ते हैं तोय या तोहिन, तोय या तोहिन, और अन्य पुरुष में पढ़ते हैं ऊ या ओखिन। तो इस प्रकार से आप ये तीनों चीजें आप यहाँ पे जो वो पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ईया किस प्रकार का शब्द है ये? तो बता दें कि यह अव्ययवाची शब्द है और आपने अव्यय के 4 भेद आपने पढ़ा होगा, है ना। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वहीं पे समुच्चय बोधक अव्यय आपने एक पढ़ा होगा, जहां पे ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है यहाँ पे खोठा मुख्य रूप में कई गो लिंग कर विधान है। खोठा में मुख्य रूप से कितने लिंग के विधान देखने को मिलते हैं? तो देखिए खोठा में लिंग के विधान को लेकर के भी थोड़ा सा विवाद है। यहाँ पे भी कई बार जो वो विवाद खड़ा होता है कि आखिर में लिंग के कितने भेद मानेंगे, 2 माने, 3 माने, 4 माने। कुछ जगह पे कुछ लोग कहते हैं कि 2 है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 3 है, एक और इसमें नपुंसक लिंग जुड़ जाता है ना। जब हम लोग 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नपुंसक लिंग जुड़ जाता है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 4 लिंग है, एक इसमें से उभय लिंग भी जोड़ा जाता है। तो ये थोड़ा सा अपने आप में ही कह सकते हैं कि ये विवादित सवाल है, लेकिन इसकी चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को विवादों के घेरे में रखा जाता है हमेशा से। तो इसका आंसर, हालांकि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि उभय लिंग को तो नहीं, लेकिन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ये 3 लिंग को माना जाता है। उभय लिंग को जो वो चौथे लिंग के एक अलग भेद के रूप में गिना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। जब कोनो शब्द एक संख्या के बोध करावे है ओकरा की कहल जाए। कहता है कि जब कोई शब्द किसी एक संख्या का बोध कराता हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगरे बुधना के शुक्रा खातिर सोटा से टणियाए मार ले। यहाँ मंगरा कौन कारक लागे। आपने कारक के भेद आपने पढ़े होंगे, जिसमें से कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। ये सभी कारक के 8 भेद आपने पढ़ा होगा, है ना। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद आपने अच्छे से जो वो पढ़ रखा होगा। यहाँ पे देखिए हम कुछ एक वाक्य है और इस पूरे वाक्य को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके कारक के कई भेद क्लियर हो जाएंगे।
पहला है मंगरे। मंगरे शब्द में यहां पे क्या है, ये कर्ता कारक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक है। बुधना के, शुक्रा खातिर, सोटा से, टणियाय और मारले। इस प्रकार से आप पहले चीजों को समझिए। सबसे पहले यहां पे क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया यहां पे है मारले, मारने का क्रिया है यहां पे, तो क्रिया क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मारना। लेकिन इसके अलावे यहां पे क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले कि क्रिया को करने वाला कौन है, जो क्रिया को करता है उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। तो यहां पे कर्ता कारक कौन हो जाएगा, मंगरा, है ना। तो मंगरा यहां पे कर्ता कारक है। क्रिया से जो प्रभावित होता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो बुधना के, यहां पे बुधना के क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक का उदाहरण है कि कोई भी क्रिया किसके लिए किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसके लिए किया जाता है, जिसके खातिर उस क्रिया को किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद में क्या है कि क्रिया को करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं, है ना। जिस क्रिया को करने के लिए जो उपकरण या साधन का प्रयोग किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। और क्रिया के होने का आधार का पता चले कि वो क्रिया कहां से हो रहा है, यानी उसके आधार का पता चले, वो अधिकरण कारक कहलाता है। तो अगर आप एक उदाहरण उठाइएगा तो कारक के आपने यहां पे कितने भेद को जान लिया, कर्ता कारक आपने पढ़ लिया, कर्म कारक पढ़ लिया आपने, संप्रदान कारक पढ़ लिया, करण कारक पढ़ लिया, अधिकरण कारक पढ़ लिया। ठीक है, तो एक केवल सेंटेंस से आपने 5 भेद, कारक के 5 भेद को आपने पढ़ लिया। यहां पे बचता कौन कौन है, एक आपका बच रहा है अपादान कारक, एक आपका बच रहा है संबंध कारक, एक बच रहा है आपका संबंध कारक। ठीक है, देखिए अब क्या है कि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, उसका कोई रूपरेखा नहीं होता है कि कहां से सवाल पूछेगा। यहीं पे अगर पूछ देता मंगरा की जगह पे, यहाँ पे पूछ रहा मंगरा कौन कारक लगे, इसके जगह पे कुछ और भी पूछ सकता है, बुधना कौन कारक लगे, शुक्रा कौन कारक लगे, या सोटा शब्द कौन विभक्ति चिन्ह लगल है, ककर कौन कारक के विभक्ति चिन्ह लगल है, टणियाय शब्द कौन कारक विभक्ति चिन्ह लगल है। तो बहुत तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंगरा के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ये कर्ता कारक के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है नावा, पूर्णा, भींजल, गांजल, ये कौन रकमिक शब्द लागे, तो ये सभी जो वो विशेषणवाची शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सवाल पूछा गया है कि क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो काम टटका टटकी निगरल है ओकरा की कहल जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया तुरंत तत्काल समय में तुरंत खत्म ही हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 भेद है, चारों भेद की चर्चा हम कर देते हैं एक बार। पूरा भूतकाल यानी बीते समय में वो क्रिया संपन्न हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसे पूरा भूतकाल कहा जाता है। बीते समय में वो क्रिया हुई या नहीं हुई उसमें संदेह उत्पन्न होता है तो वो सकाहा भूतकाल कहलाता है। क्रिया तत्काल समय में तुरंत खत्म ही हुआ है तो उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं, है ना। और यहां पे क्या है, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल यहां पे क्या होता है, कहते हैं कि क्रिया होना था लेकिन किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हो पाया। जैसे कि एक हम लिखते हैं उदाहरण, मंगरा पढ़तलय। अब किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया, अब कारण कुछ भी रहा होगा, या तो उसके पास में पैसा नहीं होगा, तो यहां पे एक शब्द हम लिखते हैं मंगरा पढ़तलय, पढ़तलय। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको ये सेंटेंस से समझना होगा कि मंगरा पढ़तलय मतलब क्या हुआ, नहीं पढ़ा वो। क्या बोल रहा है कि नहीं पढ़ा वो, पढ़ता। कारण क्या रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो किसी कारणवश बीते समय में जो क्रिया नहीं संपन्न हो पाता है उसी को हम लोग कहते हैं हेतु मद भूतकाल। या तो इस हेतु मद के जगह पे कई बार ढैसाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। ढैसाहा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोनो काम टटका टटकी निगरल है, मतलब तत्काल समय में मतलब थोड़ी देर पहले ही, है ना, जस्ट थोड़ी देर पहले ही कहते हैं कि क्रिया संपन्न हुई है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, भाषा में रूढ़ शब्द नियर जे पावल जाए ओकरा की कहल जाए। तो उसे हम लोग या तो सरल क्रिया या तो फिर मूल क्रिया उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एकर में बहुब्रीहि समास के पड़तैर नाय लागे। इसमें से कौन सा जो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कटखोटकी, कटखोटकी एक खास प्रकार का चिड़िया है जो कि काठ में खुदकने वाला है, तो ये बहुब्रीहि समास का तो उदाहरण है ही। नीलकंठ यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे ये शिव को संबोधित कर रहा है। बहुब्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और अतनु ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। घर बाड़ी जो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, उठीन स्कूल बन रहल है, हिया उठीन कौन रक में क्रिया लागे। यहाँ पे उठीन शब्द में कौन सा क्रिया है? तो ये स्थानवाचक, स्थानवाचक यहाँ पे क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा की जा रही है ना। तो उठीन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्थानवाचक, यहाँ पे स्थान का बोध करा रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर BN ओहदार जी वाच्य के कौन भेद एगो विशेष भिनु भेद बतवल है। तो इन्होंने एक संबंध वाच्य को जो वो एक अलग भेद के रूप में इन्होंने जो वो बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थ के आधार पे वाक्य के कई गो भेद है। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब देखिए वाक्य के भेद से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। एक पूछा जाता है अर्थ के आधार पे, है ना, एक तो पूछा जाता है अर्थ के आधार पे और एक पूछा जाता है रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीनों आपने जो वो पढ़ रखा है। तो दोनों तरह से जैसे सवाल पूछा जाए वैसे आप आंसर जो वो कर लीजिएगा। 8 भेद को भी आपने जो वो पढ़ रखा है। अगले सवाल पे आते हैं, बाकी के डिटेल में आपको उसके लिए आपको पढ़ना होगा। अगला सवाल है, एकर में उन्नार्थक शब्द छाटा। यहाँ पे उन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो फुसरी जो वो उन्नार्थक शब्द का एक उदाहरण है ना। किसी भी शब्द का जो वो इसका किसका रूप है? फोड़ा का होता है फुसरी, फोड़ा का होता है फुसरी, है ना। तो फोड़ा शब्द का ही उन्नार्थक शब्द जो वो फुसरी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, हंसुआ तरी के उल्टा कियत है। तो हंसुआ तरी का उल्टा टकुआ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानुरी जी केकर लिखल संस्मरण लागे। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानुरी जी केकर लिखल संस्मरण लागे। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। पानुरी जी खोजे 3 दिन, ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत ने लिखा है क्या? बोरवा अडक अखय बोर, है ना, बोरवा अडक अखय बोर, ये लिखा है शांति भारत जी ने। खोरठा के पुरोधा पानुरी जी, ये विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा है। तो सभी के द्वारा कुछ ना कुछ रचनाएं जो वो लिखी गई है पानुरी जी से संबंधित। तो ये ऑप्शन बनाया गया है, उसी तरह से ऑप्शन भी समझ बूझ करके बनाया गया है, क्योंकि ये हमारा अपना ऑप्शन है। हम अपने तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि आप चीजों में उलझे नहीं, है ना। उलझे नहीं मतलब क्या? उलझना ही है, इसलिए ऐसा ऑप्शन बनाया गया है। शांति भारत ने एक संस्मरण लिखा है पानुरी जी से संबंधित, बोरवा अड्डक अखय बोर, है ना। प्रदीप कुमार दीपक जी ने एक लिखा है यात्रा वृतांत, पानुरी जी के खोजे 3 दिन, है ना। पानुरी जी खोजे 3 दिन, ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। एक संस्मरण ही लिखा गया है विश्वनाथ दसौंधी जी के द्वारा, खोरठा के पुरोधा पानुरी जी, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, विश्वनाथ दसौंधी जी के द्वारा। और कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी, ये जो वो शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। तो और वही पूछा गया है, कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी केकर लिखल संस्मरण लागे। तो हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। अगला सवाल है, तंत्र जगते दसौंधी जी के कौन उपनामे जानल जाहलत। तो ये गुरु जी और विश्वनाथानंद, ये दोनों उपनाम से जो वो जाने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बाकी के विश्वनाथ दसौंधी जी का उपनाम जो वो राज उपनाम है ना, विश्वनाथ दसौंधी राज, ये नाम आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल है एके झा जी के कौन बच्चर मैट्रिक, एके झा जी कौन बच्चर मैट्रिक पास करल हला। तो एके झा जी के संदर्भ में अगर बात करें तो 1959 ईस्वी में एके झा जी जो वो मैट्रिक पास करते हैं। इनका जन्म जो वो 20 जून 1939 ईस्वी को चंडीपुर बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है। जन्म से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, निधन से सवाल पूछा जाएगा, माता पिता का नाम, कहां पे जन्म हुआ है, कौन सी रचना है, कौन सा पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है, कौन सा उपनाम से जाने जाते हैं। तो किसी भी साहित्यकार के बारे में इतने बेसिक जानकारी आपके पास में एकत्रित होने चाहिए। अगला सवाल है भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन उपनामे जानल चाहत। भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस उपनाम से जाने जाते हैं। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है। महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर उनका उपनाम है ना, महेंद्रनाथ गोस्वामी का उपनाम जो वो सुधाकर है, महेंद्रनाथ गोस्वामी जी का उपनाम सुधाकर है। सब्यसाची, सब्यसाची किनका उपनाम है। तो बीएन ओदार जी का उपनाम जो वो सब्यसाची है, बीएन ओदार जी का। और झारपात आपको पता है कि झारपात जो वो एके झा जी का जो वो उपनाम है, एके झा जी का उपनाम जो वो झारपात है। तो ये चारों उपनाम भी आपको याद रखने, उपनाम से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता में हिंदी अनुवादक रूपे प्रमाणिक जी सदस्य बनल हला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता में हिंदी के अनुवादक के रूप में प्रमाणिक जी एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। सवाल है खोठा निबंध किताबे पहिल प्रकाशन बच्चर बतावा। तो पहला प्रकाशन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। खोठा निबंध बता दे कि यह एक निबंध संग्रह है जिसको लिखा है बीएन ओदार जी ने। तो बीएन ओदार जी के द्वारा लिखा गया यह एक निबंधों का संग्रह है और इस पुस्तक का पहला प्रकाशन होता है 1990 ईस्वी में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सवाल है सूलक साय नागर जी के कैसन रचना लागे। तो सूलक साय जिसका अर्थ होता है गुदड़ी के लाल, है ना, जिसके बारे में हम पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। ये विश्वनाथ नागर जी की रचना है और यह एक खंड काव्य है ना, यह एक खंड काव्य है। अगला सवाल है वर्ष 2006 में अखिल झारखंड खोठा परिषद भेंडरा श्याम सुंदर महतो के कौन उपनाम कौन सम्मान से सम्मानित करल हले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खोठा सपूत सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा सपूत सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है चितरंजन महतो जी के लिखल रचना नाय लागे। इनमें से कौन सी रचना जो वो चितरंजन महतो जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो छाहर एक कहानी संग्रह है, इसको तो लिखा है इन्होंने। जिंदगी तो एक उपन्यास है, इसको भी चितरंजन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। महराई लोक कथा यह एक लोक महाकाव्य है जो कि गीतात्मक रूप में इसे जो वो लिखा गया है। तो ये तीनों रचना तो चितरंजन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन बावा हाथेक रतन यह रचना जो वो सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई है जो कि एक खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है विनोद कुमार जी कौन बच्चर पीएचडी के डिग्री लेला। किस वर्ष जो वो ये पीएचडी की डिग्री जो वो हासिल करते हैं। तो ये 2006 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री लेते हैं विनोद कुमार जी। इनके जन्म को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है, कहां पे जन्म हुआ था, जन्म तिथि से संबंधित पूछा जाता है। सुकुमार जी के श्रीनिवास पानुरी खोठा प्रबुद्ध सम्मान से सम्मानित करल गेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 ईस्वी में सुकुमार जी को श्रीनिवास पानुरी खोठा प्रबुद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका जो वो पूरा नाम है। हो सकता है कि यह सवाल पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका जो वो पूरा नाम है। अगला सवाल है अरंडी बोने बिलायर बाग। अरंडी बोने बिलायर बाग ई ककर पट तैर लागे, यह किसका उदाहरण है। तो यह एक कहावत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कमजोर लोगों में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ताकतवर आदमी का होना, या तो जब जहां पे ज्यादा कमजोर लोग होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा भी ताकतवर व्यक्ति जो वो काफी बढ़ चढ़ करके दिखता है। आप धारबो लुवाठी शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा इसकी रचना की गई है।
बिरसा भगवानक जन्म स्थान कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा उलिहातू, जो कि खूंटी जिले में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, पुटूस फूल कौन रकम एक रचना लागे? पुटूस फूल जो वो किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर किसी तरह के कोई डाउट हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 9708305319। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यही हमारा एड्रेस है और यही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। किसी तरह से जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप जेटेट खोटा का क्लासेस अगर आपको करना हो तो आप भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। या तो फिर प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करिएगा खोटा किंग ऑफिशियल, आ जाएगा। उसके बाद में आप उसे लॉगिन करेंगे तो सारे कोर्सेस आपको वहां पे अवेलेबल किया गया है। बाकी के अभी कुछ ऑफर चल रहा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको लगभग 50% फी कम किया गया है। अभी लगभग 50% कम फी में आपको सारे क्लासेस जो वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं और ये सुविधा 1-2 दिन के लिए ही उपलब्ध है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।